स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं आरडब्ल्यू की एसएससी में। आपको पता है कि डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री चल रही है। तो मगध राज्य की बात करने वाले हैं। मगध राज्य के प्रमुख वंशों के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था 544 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व तक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार था जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 544 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। ये पर बिंबिसार का उपनाम श्रेडिक था। बिंबिसार का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? श्रेडिक था। बिंबिसार का उपनाम श्रेडिक था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 452 भिन्न ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ गया था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुडक था। अजातशत्रु का उपनाम कुडक था। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रेषजित की पुत्री बाजीरा के साथ हुआ था। बाजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर राज्य किया था। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक राज्य किया था। उदयन अपने पिता यानी कि उदयन की हत्या कर दी। उसके उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। मगध की गद्दी पर बैठ गए भैया, ऐसे ही बैठ गए हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी। किसी कुसुमपुरा नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस जन्म जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक ना हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब आ जाता है शिशुनाग वंश। कब से कब तक था? 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक था। नागदशक को नागदशक को उसके आत्महत्या शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित कहाँ स्थापित की थी? वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध राज साम्राज्य में मिला लिया था। वत्स राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र कालाशोक था। अब आया था नंदवंश। नंदवंश कब से कब तक था? नंदवंश 344 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व तक था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? माँ पद्मानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के समकालीन था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से अपनी अंतिम नदी नंदवंश शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु का नाम भद्रबाहु था। क्या नाम था? भद्रबाहु था। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य को शैडो कोर्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। मेगनिस्तीज जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर था का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत में रहकर मेगनिस्तीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगनिस्तीज की है। कौटिल्य चाणक्य ने अपनी राजनीति की एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की है। राजनीतिक पुस्तक है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में उपवास संलेखना संथारा प्रथा के द्वारा सड़ावर बेला गोला कर्नाटक में अपने शरीर त्याग दिया था। कब? 298 पूर्व में ईस्वी पूर्व में उसने त्याग दिए थे। बिंदुसार का आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। बिंदुसार को अमित घात्री या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना था। अमित घात्री या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना था? बिंदुसार को जाना था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कब हुए थे? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। सीरिया के शासक एंटियकेस प्रथम ने हम्मेकेस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक
तोमली द्वितीय फिंडाबेंड्स ने भी डायनोमोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब आया था अशोक, अब अशोक आया था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक नाम राज्याभिषेक, वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक ने प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। और अशोक के धार्मिक गुरु का नाम था उपगुप्त। धार्मिक गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त था। अशोक का उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नाम भी उल्लेख है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली करमोली कहा जाता है। अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? सबसे प्रथम प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या राजधानी थी? तोसली थी। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया था। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, 7 है। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसरेबा अभिलेखों की लिपि खरोष्टी। कैसे? खरोष्टी। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस्थ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और तथा एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईस्वी पूर्व में की थी। अब आया था मौर्योत्तर काल। प्रमुख देशी राजवंश। शुंग वंश आया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने यज्ञ कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल के नाम से भी जाना था। देखते हैं इसको। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति था। अब आया था कड़प वंश। कड़प वंश आया था। देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और कड़प वंश की नींव रखी थी। कड़प वंश का अंतिम राजा सुषमर्ष था। सुषमर्ष की हत्या सिमुक ने कर दी थी और साप्तान वंश बसाया था। साप्तान वंश बताया था। अब साप्तान वंश कौन थे? साप्तान वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैणाथ थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। साप्तान वंश मातृ प्रधान था। साप्तान वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। कैसी थी मातृभाषा? राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ साप्तान वंश के शासकों ने ही किया था। साप्तान वंश का सबसे महान शासक गोमती पुत्र सातकर्णी था। साप्तान वंश का कार्यकाल प्राचीन भारत में एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। मौर्योत्तर काल। प्रमुख विदेशी राजवंश। हिंदू यूनानी। सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिंडार। बौद्ध साहित्य में मिंडार को मिलिंद कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? मिंडार को मिलिंद कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपयों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिंडानार के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। किनके द्वारा चलाई गई थी? हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। भारतीय रंगमंचों में यवनिका पर्दे का प्रचलन भी हिंदू यूनानियों के द्वारा किया गया था। हिंदू यूनानियों के द्वारा किया गया था। अब आते हैं शक मूलतः शक की बात कर लेते हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। प्रथम शक राजा मोगा तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक थे। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भूभाग पर था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदामन प्रथम ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। रुद्रदामन ने। पहला पार्थिवन
पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? ईरान को माना जाता है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मित्रठेस प्रथम था। अब कुषाण आया था। कुषाण पहलवों के बाद कुषाण आए थे, जो यूची या तोखरी भी कहलाते थे। यूची या तोखरी भी कहलाते। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिस ने 1500 ईस्वी में की थी। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम कडफिसस को कहा था। वास्तविक संस्थापक भीम कडफिसस को कहा था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क कनिष्क था। कनिष्क का उपनाम द्वितीय अशोक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था, जो कि शक संवत कहलाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अन्यायी था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्कपुर नगर कश्मीर विजय के बाद बसाया था। कनिष्क ने दरबार में चरक राजवैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी थी। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? चरक राजवैद्य रहता था, जिसने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, जिसने बुद्धचरित्र किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी नामक बौद्ध ग्रंथ लिखा था। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वासुमती, पाष्ट्र जैसे विद्वान भी रहते थे। नागार्जुन, वासुमती। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। कौन था? वासुदेव द्वितीय था कुषाण वंश का अंतिम शासक। अब आया था गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक की नीति 319 ईस्वी से इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिकारी की उपाधि प्राप्त की। महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी, धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब आता समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अत्प्रित व्याकृत जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई। समुद्रगुप्त को प्रदान की गई। समुद्रगुप्त विजेता होने के साथ साथ एक कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था। समुद्रगुप्त विद्या का संरक्षक भी था। अब आया था चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नाग वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती है, जिसे नवरत्न कहा जाता है। इसमें कालिदास, धनवंतरी, क्षणपक और अमर सिंह शंकु, बेतला भट्ट, धरकपर और बारामेर एवं भरूच जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फान ने भारत का दौरा किया था। अब प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं उनके लेख, जैसे कि कालिदास की कौन कौन सी पुस्तकें थी? जैसे मेघदूत, कुमारवंत, ऋतुसंहार, रघुवंशम और मालविक्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विक्रम वैश्वर्यम। अब मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाखा दत्त की पुस्तक थी। देवी चंद्रम किसकी पुस्तक थी? ये भी विशाखा दत्त की थी। पंचतंत्र विष्णु वर्मा की थी। और सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक थी? आर्यभट्ट की थी।
हम्म, और ऐसी पंच सिद्धांत टीका किसकी थी? 12 पीढ़ी की। और बृहद संहिता किसकी थी? 12 मेरी की, 12 मेरी की। और मृच्छकटिम शूद्रक की थी। और न्याय अवतार किसकी थी? शूद्रसेन दिवाकर की थी। अब गुप्तोत्तर काल पूर्व मध्यकालीन यानी कि पुष्यभीति वंश, वर्धन वंश ध्यान लेते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभीति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकवर्धन हुआ था, जिसने परम भट्टागर की उपाधि धारण की थी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना था। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 41 वर्षों तक शासन किया था। हर्षवर्धन और पुलिकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसने हर्षवर्धन की पराजय होती। चीनी यात्री हेमसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हेमसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ने के लिए भारत आया था। कब आया था? पढ़ने के लिए आया था, भारत आया था हेमसांग। हेमसांग के ने शूद्रों को कृषक कहा था है। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु हेमसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन पहले शिव जी की पूजा करता था, फिर हेमसांग से मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म का महायान शाखा से जुड़ गया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से? जगह प्रियदर्शिका, रत्नावली और नंद। हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। तीनों नाटक किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए कौन प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय मथुरा प्रसिद्ध था। पाल वंश आया था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में या 8वीं शताब्दी में गोपाल ने की थी। पाल शासकों ने बंगाल प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। किसने? बंगाल में अपना पाल शासकों ने प्रभुत्व स्थापित किया था। गोपाल ने अदिंतोपुरी में एक मठ की स्थापना की थी। मठ की स्थापना की थी। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, माहीपाल प्रथम और रामपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब राजपूत वंश के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजपूत वंश यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश में जा लेते हैं। सबसे पहले मिरी भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया था। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। किसने की थी? हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम को बताया गया। कैसे बताया गया था? नागभट्ट प्रथम को बताया गया था। मिरे भोज प्रथम 836 से 850 ईस्वी तक इस वंश का प्रतापी शासक रहा था। मिरे भोज ने राष्ट्रकूट शासन कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था। मिरे भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मिरे भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी ने शासन किया था। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था अंतिम शासक था। अब आया था आपका सांगभरी का चौहान वंश। सांगभरी का चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने सांबर एवं अजमेर के निकट की थी। अजय राज पृथ्वीराज प्रथम के थे पुत्र ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। विग्रह चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेल नाटक है। विग्रह चतुर्थ का दरबारी कवि सोमवीर था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था। चंद्रवरदाई इसका राजकवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा था। अब महत्वपूर्ण तथ्य कुछ बारे में। तराइन का तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान
तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। आया था चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में जाना था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी। उसकी राजधानी खजूरो थी। यशोवर्धन ने खजूरों के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक हुआ था जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमविद परमल था। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो हमने अब मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों को सभी को कंप्लीट कर लिया है। मगध साम्राज्य के वंशों को कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें इसी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। कमेंट में जरूर अपनी राय दें, हमारे लिए कुछ भी राय दे सकते हो।